Hello guys, today we discuss Indian Evidence Act. दोस्तों, Indian Evidence Act 1872 is very important for every judicial examination and APO and so many law-related examinations. So that we today discuss Indian Evidence Act. First, we try to understand what is evidence. Evidence actually में एविडेंस या एक वर्ड है जिससे एविडेंस बना है जिसका मीनिंग होता है डी क्लियर। इट मीन्स कि एविडेंस क्लियरिटी की बात करता है, एक स्पष्टता की बात करता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो एविडेंस एक्ट को थ्री पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन में चैप्टर वन एंड टू है जिसमें हम लोग रिलेवेंट फैक्ट पढ़ते हैं। पार्ट टू में चैप्टर थ्री टू सेवन है जिसमें हम लोग प्रूफ समझते हैं। और पार्ट थ्री में चैप्टर एट टू इलेवन है जिसे हम इफेक्ट समझते हैं कि हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है। As we know that कि टोटल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में टोटल सेक्शन 167 है। अब हमें ये समझना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो एक्ट है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसके लिए थ्री बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हमें समझना है। फर्स्ट वन इज एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। तो मैटर इन इशू हम लोग समझेंगे आगे। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन एंड थर्ड इज हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी गिवन। इसमें कुछ एक्सेप्शन आर देयर है तो इसे हम आगे की क्लास में समझेंगे। अभी तो सिनॉप्सिस देख रहे हैं। अब हम ये देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। इसका जब हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट में फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्रिलिमिनरी है। तो प्रिलिमिनरी का हम लोग सिनॉप्सिस देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें हमें टाइटल पर देखना है, एक्सटेंड देखना है और कमेंसमेंट देखना है। साथ ही हमारा जो सेक्शन टू है, सेक्शन टू वो अब नहीं पढ़ना है क्योंकि ये रिपील्ड हो चुका है रिपील्ड एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिसमें हम कोर्ट देखेंगे, फैक्ट क्या होता है देखेंगे, रिलीवेंट फैक्ट क्या होता है देखेंगे, फैक्ट इन इश्यूज क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होता है जिसमें कि हम लोग ओरल डॉक्यूमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट ये सब देखेंगे। प्रूव्ड देखेंगे, डिसप्रूव्ड देखेंगे, नॉट प्रूव्ड देखेंगे। ये सब जो टेक्निकल वर्ड है इसका मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा आगे के का जो सेक्शन है उसे समझने में हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट एक हमें मैगजीन समझना है जिसका मीनिंग होता है वर्सेस इन यूनो वर्सेस इन ऑमनिबस। ये एक जो मैगजीन है काफी इम्पोर्टेंट है एविडेंस एक्ट में जिसका लिटरल मीनिंग होता है if a thing is first in respect of one, it must be taken to be first in respect of all। इसका मीनिंग होता है वर्सेस इन यूनो वर्सेस इन ऑमनिबस। इस मैगजीन को और आगे बढ़िया से समझेंगे, बस अभी इंट्रो में समझ लीजिए। इसका एक सिंपल मीनिंग होता है जिसे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। If a thing is first in respect of one, it must be taken to be first inter in respect of all। तो इस मैगजीन को हम लोग आगे की क्लास में और समझेंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन फोर। सेक्शन फोर में हमें तीन कॉन्सेप्ट देखना है, मे प्रेज्यूम, सेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सारे सेक्शन का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो मैं इसके लिए पीडीएफ बना दिया हूँ और रिटेन में लिख दिया हूँ कि आप लोगों को समझने में दिक्कत भी नहीं हो और आसानी से हम लोग तेजी से एविडेंस एक्ट के चैप्टर को समझ सके। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा प्रिलिमिनरी है उसमें सेक्शन वन टू सेक्शन फोर है।
जो आज का हमारा डिस्कशन है। तो इस पार्ट 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 1 का में टाइटल और इसमें हम लोग इसके एक्सटेंट को देखेंगे। टाइटल देखेंगे, टाइटल इसका है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक्सटेंट जब हम इसे देखते हैं तो होल ऑफ इंडिया, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया, इसे सिंपल मैगजीन के टर्म में कहते हैं लेक्स फेरी। लेक्स फेरी आगे मैं समझाऊंगा, बस सिंपल अभी समझ लीजिए कि लेक्स फेरी का मतलब होता है इंडियन टेरिटरी के हॉलिस्टिक एक्सटेंशन। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा एविडेंस एक्ट है कहाँ पे अप्लाइड है और कहाँ पे अप्लाई नहीं है। तो हम देखते हैं ये अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग कोर्ट्स कोर्ट्स मार्शल। तो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उस पे तो अप्लाई होता ही है, साथ ही हमारा जो कोर्ट मार्शल है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 33 में कोर्ट मार्शल है उसमें भी अप्लाइज होता है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो हमारा ये इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कोर्ट मार्शल है वो the Army Act, the Naval Disciplinary Act and Indian Navy Disciplinary Act 1934 और एयर फोर्स एक्ट, ये तीन चार ऐसे एक्ट हैं जिसमें हमारा मार्शल लॉ अप्लाइड नहीं होता है। बाकी ऑर्डिनरी कंडीशन में हमारा ये मार्शल लॉ अप्लाई है। तो हमें बस शॉर्ट में समझ लेना है कि हमारा आर्मी एक्ट सेकेंड हमारा है नेवल एक्ट, नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट है, और थर्ड है हमारा इंडियन नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट 1934, और एक और लिख लीजिए ये है हमारा एयर फोर्स एक्ट। तो इन पे मार्शल लॉ जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो नहीं लगता है, इसका एक स्पेशल रूट के थ्रू हम लोग इन चारों एक्ट में काम करते हैं। अब सेकेंड इशूज है इसके एक्सटेंशन से रिलेटेड, वो है एफिडेविट। तो हमें समझना होगा कि ये जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एफिडेविट पे भी लागू नहीं होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन आगे डील करूंगा कि एफिडेविट कहाँ इस कंडीशन में लागू होता है। तो मैं इन जनरल में एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो हमारा एफिडेविट है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ एफिडेविट, यदि कोई सिविल मैटर है तो सिविल मैटर में ऑर्डर ऑर्डर 19 रूल 1 to 3 सीपीसी, सिविल मैटर, सिविल प्रोसीजर लिख लीजिए, प्रोसीडिंग। तो सिविल प्रोसीडिंग में ये एफिडेविट हम कर सकते हैं अप्लाइड। एंड एक और है एक्सेप्शन यहाँ पे, वो है क्रिमिनल मैटर में। क्रिमिनल मैटर में क्या है, तो हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये 295 सेक्शन 295 टू 297 के थ्रू हम एफिडेविट को भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके एप्लीकेशन को देखते हैं जुडिशियल में। जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट मार्शल एक्सेप्ट मार्शल इन द स्पेशल इनेक्टमेंट, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एफिडेविट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये अप्लाई नहीं होगा, बट सर्टेन केस लाइक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सेक्शन 295 टू 297 और सिविल में ऑर्डर 19 रूल 1 टू 3 सीपीसी के थ्रू ये हम लोग अप्लाइड कर सकते हैं। प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में हम आर्बिट्रेटर की बात करते हैं तो आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो बाउंड नहीं है। इट मीन्स एविडेंस एक्ट के थ्रू आर्बिट्रेटर बाउंड नहीं होते। इट मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट आर्बिट्रेटर पे भी अप्लाइड नहीं होता है। इतना बेसिक था जिसे हर
स्टूडेंट को समझना चाहिए कि एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई नहीं होता है। अब हम समझते हैं इसके कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट सभी को पता है कि 1 सितंबर 1872 से हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट कमेंसमेंट है। आपको ये भी पता होगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इसे पास हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसका भी डेट लिख लीजिए। कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ देता है, तो ये लिख लीजिए 15 मार्च 1872। ये जो डेट है ये पास डेट है, पास। लेजिस्लेटिव असेंबली में इसी दिन पास हुई थी, तो ऐसे समझिए। लेजिस्ले इतना समझने के बाद अब हमें समझना है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, इसका चैप्टर क्या है, इसका प्रीलिमिनरी ऑफ मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया है। अब हमें समझना है इसका सेक्शन 2 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये रिपील हो चुका है। अब सेक्शन 3 को हमें डिटेल्स में देखना है कि इसमें क्या क्या है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है क्या क्या, तो हमें थोड़ा सा देखना होगा। मीनिंग इन कंटेक्स्ट में, तो मीनिंग क्या है, हमें सबसे फर्स्ट देखता ना है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कोर्ट। कोर्ट का क्या मीनिंग है? तो कोर्ट का सिंपल मीनिंग है ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट, पर्सन ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। यदि कोर्ट किसी पर्सन को ऑथराइज करती है एविडेंस लेने के लिए, तो उसे भी हम कोर्ट में शामिल करेंगे, बट आर्बिट्रेटर को हम कोर्ट के डिफिनीशन में शामिल नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान देना है। सेकेंड इंटरप्रिटेशन हमें फैक्ट को करना है। फैक्ट का जब आप पढ़ेंगे बेयरिक में, तो देखेंगे मीन्स एंड इंक्लूड्स को समझना है इसमें। तो मीन्स आपको समझना एनीथिंग was, सेकंड समझ स्टेट ऑफ थिंग्स, एंड थर्ड समझना है रिलेशन ऑफ थिंग्स। और इंक्लूड है क्या? द कैपेबल ऑफ द बीइंग बाय द सेंसेस। तो इसे समझना है और इसे समझना है। आपको मैंने होमवर्क सीरीज में दिया था कि आज बेयर एक्ट में 1 to 4 पढ़ के आइएगा। यदि आप पढ़े होंगे तो ये आसानी से समझ में आया होगा कि मैं किस फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब हमें समझना है एक एनी मेंटल कंडीशन, ये फैक्ट में एनी मेंटल कंडीशन में देखना है, जिसमें कि ये देखना है कि फैक्ट्स जो है हमारा एक इंटरनल फैक्ट को ध्यान देंगे और दूसरा एक्सटर्नल फैक्ट में। इंटरनल फैक्ट में हम देखते हैं तो साइकोलॉजिकल और मेंटल देख लेंगे। साइकोलॉजिकल में देखते हैं हमारा इंटेंशन, ओपिनियन, रिपुटेशन, इसे हम लोग साइकोलॉजिकल इंटरनल फैक्ट को समझते हैं। और सेकंड एक्सटर्नल फैक्ट में हम समझते हैं फिजिकल एंड एक्चुअल। फिजिकल में हम लोग देख लेते हैं सर्टेन थिंग्स अरेंज्ड इन सर्टेन मैटर। तो ये इस तरह से फैक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को देख करके हम लोग फैक्ट को बेयर एक्ट में डिफाइन किया गया। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा फैक्ट क्या है। सिंपल लैंग्वेज में यदि फैक्ट को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो सिंपल हम कहेंगे कि ऑल स्टेटमेंट्स, फीलिंग्स, ओपिनियन, स्टेट ऑफ माइंड are as much fact as any other fact which is tangible and visible, or any other circumstances or which through the medium of the senses we become aware. This is called fact. तो फैक्ट समझ गए। अब हमें समझना है रिलीवेंट। आप जब वेरिक पढ़ेंगे तो देखेंगे रिलीवेंट फैक्ट। आप देखेंगे तो रिलीवेंट फैक्ट कहने का मतलब होता है फैक्ट रिलेटेड टू ईच अदर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 6 to 55। मैं नेक्स्ट के क्लास में 6 to 55 सेक्शन पढ़ाऊंगा। तो इसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 6 to 55 में प्रिस्क्राइब किया गया जिस मैनर में, उसे ही हम लोग रिलीवेंट फैक्ट समझेंगे। ठीक। अब हमें समझना फैक्ट इन इशू। व्हाट इज फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू को हम लोग सिंपल टर्म में डिफाइन करते हैं कि दोज फैक्ट्स, ऐसे मैं लिख देता हूं, दोज फैक्ट्स विच आर alleged by
one party and denied by the other party, other other ऐसे लिख लीजिए other in the pleading। ये जो है सिविल केस में, सिविल केस। क्रिमिनल केस में फैक्ट इन इशू को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एलिज्ड, ध्यान में दे देंगे, एलिज्ड बाय द prosecution and denied by the accused, accused। ये हमारा क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस के मैटर में हमारा फैक्ट इन इशू होता है। तो डिफिनेशन समझ में आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू में ऐसे समझिए कि मान लेते ए मर्डर किया है किसी बी का, और ए हमारा क्या है, एलिज्ड है, और बी डिनाइड कर रहा है। तो इस तरह से हमें समझना है। तो इसे मैं आगे की क्लास में क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, बस अभी ऐसे समझिए कि जैसे सेल्फ डिफेंस हो गया, इंसेंस हो गया, रिवेंज हो गया, सर्टेन प्रोविगेशन होगा। तो इन संदर्भ में हमें फैक्ट इन इशू को देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लोग ये क्रिमिनल केस में देख लेंगे, ए एक्यूज्ड मर्डर ऑफ बी। तो इसमें भी समझना है कि ए एक्यूज्ड बी डेड, ए इंटेंड टू बी डेड, ए रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। तो इस तरह के कंडीशंस में हम लोग इसे समझते हैं फैक्ट इन इशू यहाँ से क्रिएट हुआ होता है। इस तरह से मैं समझता हूँ फैक्ट इन इशू का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग के दिमाग में डेवलप हुआ होगा। अब हमें समझना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट एक्चुअली में सिंपल टर्म में मैं बताऊं तो एनी मैटर जिसमें एक्सप्रेस्ड हो, डिस्क्राइब्ड हो, जिसमें कि अपन एनी सब्सटेंस लाइक पेपर हो, लीफ हो, स्टोन हो, कॉपर प्लेट हो, इसमें यदि इस मैनर में लेटर हो, फिंगर हो, मार्क हो, तो इसे हम डॉक्यूमेंट के तौर पे देखते हैं। डॉक्यूमेंट को मैं आगे और डील करूंगा, बट अभी सिंपल ये समझिए कि डॉक्यूमेंट को सिंपल टर्म यदि डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब। क्या बोल रहे हैं? एनी मैटर expressed or described upon any substance, paper, stone, or anything by means of letter or mark is called document। तो अभी इतना समझना है। अब हम एविडेंस को देखें। एविडेंस जैसे कि आप लोग को पता है कि एविडेंस टू टाइप्स के है हमारा, ओरल ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब होता है मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस वही वैलिड है जो मस्ट बी डायरेक्ट होता है। ओरल एविडेंस को हम डिफाइन करते हैं कि ऑल सबस्टांसेस व्हिच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में कहा जाता है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोसीजर फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इस तरह से हम समझेंगे। यदि व्यर्थ की भाषा समझे तो हमें समझना ऑल स्टेटमेंट जिसमें कि कोर्ट परमिट करता हो, रिक्वायर्स टू बी मेड बाय और बिफोर इट करता हो, ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक इंक्लूडिंग है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसे ध्यान में देंगे। प्रोविज्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, हमारा ये डॉक्यूमेंट यानी कि एविडेंस के डॉक्यूमेंट में ध्यान देंगे। इसे एक केस लॉ है उससे भी हम लोग देखते हैं। केस लॉ तो ऐसे मैं नेक्स्ट आगे की क्लास में डिफाइन करूंगा, बट ऐसे समझिए छोटा छोटा केस लॉ का नाम अभी से ही ध्यान में रखेंगे।
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिलेगा। तो एक केस लॉ मैं लिख देता हूँ। केस है प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो 1956 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया दैट द लर्न्ड जज वाज नॉट इंटाइटल्ड टू अलाउ हिज व्यू और ऑब्जर्वेशन टू टेक द place of evidence because such view or observation could not tested by cross examination. It means यदि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई है तो ओरल एविडेंस को फुलफिल करना मुश्किल होता है। लाइक दैट हम एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। वो स्टेटमेंट है कि विदाउट विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन ओरल एविडेंस को हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो ये हमारा प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाली केस में कही गई थी। अब एविडेंस के मैटर में हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि एविडेंस टू टाइप्स के भी होते हैं। एक डायरेक्ट एविडेंस एंड दूसरा होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो इसे आगे मैं डील करूंगा, बस अभी सिंपल यही समझिए कि एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। डायरेक्ट एविडेंस में क्या होता है, तो एनी फैक्ट विच विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर फैक्ट proves the existence of fact issue is called direct fact। and circumstantial evidence को सिंपल समझिए कि circumstantial evidence assume importance where direct evidence is lacking। it means कि it is a fact of series होता है। तो आगे मैं इसे डील करूंगा, जिसे मैं आपको एक केस लाइक स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल वाली केस है 1992 का। तो उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था, उसे भी मैं समझाऊंगा। तो बस अभी एक ओवरव्यू नॉलेज आप देख लीजिए। अब है प्रूफ। प्रूफ का मीनिंग क्या होता है, तो प्रूफ का मतलब है द कोर्ट बिलीव इट टू एग्जिस्ट। इट मीन्स द कंसीडर existence so probate that the prudent man out। इस वर्ड को याद रखेंगे, prudent man out to act upon supposition that it exists। तो ये हमारा प्रूव्ड हुआ। जाहिर सी बात है डिसप्रूव्ड, डिसप्रूव्ड जो प्रूव्ड नहीं होगा उसे हम लोग डिसप्रूव्ड बोलेंगे। इट मीन्स की फॉल्स स्टेटमेंट या रिजेक्टेड एलिमेंट स्टेटमेंट को डिसप्रूव्ड कहेंगे। और नॉट प्रूव्ड को सिंपल समझिए, यदि कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फैक्ट है, ना वो प्रूव्ड है और ना प्रूव्ड है और ना ही डिसप्रूव्ड है, तो इसे हम कहते हैं नॉट प्रूव्ड। इट मीन्स कि हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स का एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता है, इसीलिए इस तरह को सिचुएशन को हम लोग नॉट प्रूव्ड कहते हैं। अब सेक्शन 4 समझते हैं। सेक्शन 4 है में हमें मे प्रेज्यूम को समझना है। प्रेज्यूम प्रेज्यूम्स के बारे में जब हम लोग समझते हैं तो प्रिजम्पशन टू टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं रियल प्रिजम्पशन और दूसरा आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। जब हम लोग बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो उसको वहाँ पे 3 वर्ड्स दिया हुआ है, मे प्रेज्यूम, सेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रेज्यूम का मतलब होता है मे मीन्स नो नीड टू आस्क फॉर प्रूफ। इट मीन्स कि यदि, और दूसरा है मे नॉट आस्क फॉर प्रूफ। इसे मे प्रिज्यूम को हम लोग नो नीड टू आस्क प्रूफ और मे नॉट आस्क टू प्रूफ के संदर्भ में हमें मे प्रिज्यूम को समझेंगे। सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब हु इज बाउंड टू प्रिज्यूम। सेल्फ प्रिज्यूम में तो कोर्ट बाउंड है प्रिजम्पशन करने के लिए, जिसमें कि कोर्ट हैज टू एक्सेप्ट इट एज अ प्रूव्ड अनलेस दैट पार्टी डिस्प्रूव इट। इट मीन्स कि पार्टी जब तक ये डिस्प्रूव्ड ना कर दे, कोर्ट मान के चलेगा कि दिस मैटर इज अ राइट। ओके। और कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम पार्टी इज disallowed to disprove it। कोर्ट बाउंड है बट पार्टी डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ होता है। इस तरह से मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रिज्यूम को समझते हैं। इसे हम ऐसे भी समझते हैं कि
जो हमारा प्रिजम्पशन है, ये थ्री काइंड्स को ऐसे समझते हैं, ये थ्री टाइप्स के प्रिजम्पशन है, जिसमें कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड मिक्स्ड प्रिजम्पशन, मिक्स्ड प्रिजम्पशन के संदर्भ में भी हम लोग इसे सेक्शन 4 को समझते हैं। तो एक एक लाइन में मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में आगे डील करूंगा। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब होता है इसमें इरिवर्टेबल प्रिजम्पशन और रिवर्टेबल प्रिजम्पशन, दो टर्म में बांट के देखते हैं। एक है हमारा रिवर्टेबल प्रिजम्पशन और दूसरा है इरिवर्टेबल इरिवर्टेबल प्रिजम्पशन। रिवर्टेबल प्रिजम्पशन उस प्रिजम्पशन को कहते हैं जिसमें कि लीगल रूल है नॉट ओवरकम बाय द एनी एविडेंस। इट मीन्स कि यदि हम नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, ऐसे समझिए कि यदि मान लेते हैं 7 ईयर की एज का कोई बच्चा है और हम मान लेते हैं, इट मीन्स की कोर्ट मानती है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, यानी कोई भी ऑफेंस नहीं कर सकता है 7 ईयर के बच्चा। इस तरह के प्रिजम्पशन को हम क्या कहेंगे, इस तरह के प्रिजम्पशन को इरिवर्टिबल प्रिजम्पशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इरिवर्टिबल प्रिंसिपल। तो जो इरिवर्टिबल है, इरिवर्टिबल प्रिजम्पशन, ये एक्चुअली में हमारा एविडेंस एक्ट का सेक्शन 41, 112 एंड 113 डील करता, और ये जो रिवर्टिबल है ये डील करता है सेक्शन 17, 85 टू 85, 89, 105। ये सब हम आगे की क्लास में और अच्छे से डील करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक बात और समझना है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट यदि हम बोलते हैं तो हमें समझना है कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉ ऑफ नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। साथ में हमें समझना है कि always repeatable and goes away when repeated by establishment of positive proof। उसी तरह से हमें प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को समझना है बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ लॉ। जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो बेस्ड है प्रोविजन ऑफ लॉ पे, और ये हमेशा कंक्लूसिव होता है अनलेस रिवर्टेड एज ए प्रोवाइडेड अंडर रूल गिवन राइज ऑफ प्रिजम्पशन के थ्रू प्रूव ना कर दे, तब तक ये कंक्लूसिव प्रूव होता है। तो आज हमें इतना समझ में आ गया। तो आज मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। आगे के क्लास में हम धीरे धीरे ग्रेजुअली एविडेंस एक्ट का सारे क्लासेस देखेंगे और हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए क्लास को मैं बाइंड अप करता हूँ। यदि हमारा क्लास आपको समझ में आया हो, आपको लगता हो कि मेरा क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।